हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। एक्चुअली कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था या मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और चलो ये सब चीज़ें हो गई, आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है और सारे लोग आप जी जान से मेंस में लगे हुए हो। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं जिन्होंने रिजल्ट भी नहीं देखा था, उनको ये लग रहा था कि उनका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वो सारे लोग, आज भी कुछ लोग आए थे कि सर मेरा प्रीलिम्स निकला हुआ था, आज उनको पता चला है। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। जैसे आपको लग रहा था कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा और आपका प्रीलिम्स निकल चुका है, वैसे ही ये जो 10 दिन जो बचा हुआ है लगभग, अभी हम समझ के चले तो ये 10 डेज जी जान से मेहनत कर लीजिए। एकदम सारी चीजें छोड़ करके एक एक सेकंड आप समझ लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस तरह से प्रिपरेशन करो अभी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसमें आपकी गलती नहीं है, जो होगा सो होगा। बट अभी का जो टाइम है, जितना टाइम आपके पास है 10 दिन, पूरे जी जान से लग जाइए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अभी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर के आऊं जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए जब तक आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम नहीं होता है। और उसके बाद मैं फिर से बाकी सेशन भी लेकर के आने वाला हूं, है ना। ये चीजें हम छोड़ने वाले नहीं है, मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बच्चे। आज मैं लेकर के आया हूं एसबीआई क्लर्क मेंस का 2022 का जो अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, लगभग टोटल 10 क्वेश्चंस और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं PYQ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सारे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझ में आए तो इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये चीज़ तो आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ये हमारा एप्लीकेशन है, आप सबको पता होगा, ये नंबर है। अगर कुछ भी डाउट रहे, कुछ डिटेल, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअली मैं लाइव ही में आ रहा था, बट आप लोग लाइव में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि लाइव में ज़्यादा बच्चे दिख नहीं रहे थे मुझे। मैंने पहले ही बोला था लाइव आओगे तो मैं लाइव कंटिन्यू करूँगा आपके लिए, बट ज़्यादा दिख नहीं रहा था, जिसके कारण और कुछ चीज़ें भी हो गई थी, इसके कारण मैं लेक्चर स्टॉप किया हुआ था। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो P इन्वेस्टेड ₹X, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो जो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। P इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम A विच ऑफर्स R%, सॉरी मैंने इसको बोला था पार्टनरशिप ने, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। P इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम A विच ऑफर्स R% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years. After 8 years the interest becomes 2.8 times of the amount he invested. If he invested ₹X plus 280 in scheme B which offers simple interest for 3 years at the same rate of interest, the interest received is ₹1995, then find the value of x by 2. We need to calculate the value of x by 2. हमें x by 2 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में एक बार देखें तो P ने स्कीम A में ₹X का निवेश किया जो R% साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए ब्याज देती है। 8 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज निवेश की गई राशि का 2.8 गुना हो जाता है। यदि P ने स्कीम B में ₹X plus 280 का निवेश किया जो समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज देती है और उसे ₹1995 का ब्याज प्राप्त हुआ, तो x by 2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, आप सभी बच्चे जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि P × R × T अपॉन 100। आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीजें तो एक्सपेक्टेड है नहीं कि आपको नहीं पता होगा। नहीं भी पता होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हो जाता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100, यही हो जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हो, साधारण ब्याज बोलते हो। साधारण ब्याज हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हो साधारण ब्याज। ये क्या होता है, कैसे निकालते हो, P मतलब कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, मूलधन इनटू क्या समय इनटू क्या दर डिवाइडेड बाई क्या अपॉन क्या 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, यही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सी चीज तो पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो P ने, अब देखो यहाँ पे P किसी पर्सन का नेम है, ठीक है। P इन्वेस्टेड यानी कि P किसी का नेम है। अब P को मत ले लेना कि P क्या दिया हुआ है।
P इन्वेस्टेड मतलब P ने इन्वेस्ट किया, ये किसी का नेम लिखा हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया ₹X, यानी कि $X इन्वेस्ट किया, तो जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसी को प्रिंसिपल बोलते हो, दैट मीन दिस इज द प्रिंसिपल। कौन सी स्कीम की बात हो रही है? स्कीम ए की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा करके लिख रहा हूं यहाँ पे, स्कीम ए की बात हो रही है। स्कीम ए में P ने $X इन्वेस्ट किया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? R% फॉर 8 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, रेट पता है और टाइम पता है, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स द इंटरेस्ट बिकम्स, 8 साल के बाद जो इंटरेस्ट होता है वो कितना हो जाता है? 2.8 टाइम्स हो जाता है। किसका? 2.8 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ही इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट हो कितना जाता है। तो बच्चे अभी मैंने बताया था इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? तो आप बोलेंगे सर X, तो प्रिंसिपल X है, इनटू रेट कितना दिया हुआ है? R%, यानी कि रेट है R, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है? 8 ईयर्स, अपॉन कितना हो गया? 100, यानी कि यही हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। आपने बोला बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 8 साल के बाद ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये कितना हो जाता है? तो क्वेश्चन में गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स मतलब बन जाता है, कितना बन जाता है? 2.8 टाइम्स। 2.8 टाइम्स किसका? 2.8 टाइम्स द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था। अब आप सोचेंगे सर कितना इन्वेस्ट किया था? तो आपने इन्वेस्ट किया हुआ था $X, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाता है? ये जो वैल्यू आएगा ये कितना है? ये हो जाता है 2.8 टाइम्स, यानी कि 2.8 टाइम्स मतलब 2.8 गुना हो जाता है। किसका? जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था। आपने कितना किया था? X, यानी कि X का 2.8 टाइम्स, यानी कि 2.8X। ये ऐसे बन गया। आपने बोला सर बिल्कुल क्लियर यहां तक। अगर ये बात क्लियर है तो अब क्या करोगे? देखो X से X ये आपका कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां से 1 0 आपने यहां पे कट कर दिया, बिल्कुल कट कर दिया। अब देखो यहां पे देखो ये 8 है, ये 28 है, 4 से कट कर दो, 4 से कट करोगे 4 2 जा, और 4 से कट करोगे 4 7 जा, बिल्कुल सही। फिर ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 5 टाइम्स में, है ना। अब देखो ये ऊपर में R है, ये 5 है और यहाँ पे केवल बचा 7, तो ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चे R की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएंगी? आप बोलेंगे सर R यहाँ से आ गया 35। R की वैल्यू कितनी आ गई? 35, यानी कि ये जो R% दिया था ये हमने कैलकुलेट कर लिया, R आ गया 35% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। आपने बोला यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? इफ ही इन्वेस्टेड ₹X + 280, अगर वो इन्वेस्ट करता है, कितना इन्वेस्ट करता है? X + 280 इन्वेस्ट करता है इन स्कीम बी। कौन सी स्कीम में? बी में। अच्छा, स्कीम बी में वो इन्वेस्ट करता है। अब देखो, अब दूसरी स्कीम की बात यहां पे आ रही है, स्कीम बी की बात हो रही है। मैं यहां पे लिख देता हूं स्कीम बी, स्कीम बी की बात हो रही है। स्कीम बी के बारे में क्या बोला जा रहा है? स्कीम बी के बारे में बोला जा रहा है कि अगर उसने X + 280 इन्वेस्ट किया स्कीम बी में, जो कि ऑफर करता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट मतलब जो हमने यहां पे रेट निकाला है, ये रेट कितना निकाला है? 35% पर एनम। तो 35% पर एनम से 3 साल के लिए, है ना। द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ₹1995। तो जो इंटरेस्ट मिलता है ये कितना मिलता है बच्चे? 1995 मिलता है। तो आप मुझे बता दीजिए प्रिंसिपल कितना है? X + 280। तो प्रिंसिपल अभी आ गया आपका X + 280, दिस इज द प्रिंसिपल, ऑलराइट, इनटू what is rate? We have already calculated the rate of interest. What is its value? It is 35% per annum, so rate is 35. Clear? Okay. What is time? Time is given for 3 years. What is time here? Time is 3 years, so we can put here 3 here. So this is P, this is R, and this is T upon 100. Clear? Equals to, what is the value? Your simple interest becomes 1995. That means this value becomes 1995, so we can put here 1995. I believe everyone is getting my point, what I am trying to explain you. Clear? So now this is the things which we are doing with scheme B. Clear? Okay. Now see, ऑलराइट बच्चे, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है आपको। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये पॉइंट है बीच में, मतलब मैंने इनटू लिखा है, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 9 9 18 19 और 5 कितना हो रहा है? 19 और 5 24 हो जाता है। मीन्स ये 3 से कट जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल कट जाएगा, काट दें, यहाँ पे काट दीजिए। 3 से काट सकते हो आप, 3 से कट करो।
3 6 जा 18, 1 9, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। आपने बोला सर बिल्कुल सही, कट गया। फिर 5 से कट कर देते हैं हम इसको, 5 से कटेगा, 5 7 जा, 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 1 6, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, बिल्कुल सही। फिर हम इसको 7 से कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 6 3 7 9 जा, आपने बोला सर बिल्कुल सही। अब आप बता दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप। सो इफ यू मल्टीप्लाइंग हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इफ यू आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट विल बिकम x plus 280 equals to, it's going to be 1900. If you multiply this 19 by 100, our result will be 1900, correct? Okay, now so x plus 280 equals to 1900, then what is the value of x? If we keep this 280 this side, so we'll subtract this 280 from this 1900, so we'll get the value of x. It is 1900 minus 200, so 1700 minus 80, so it will be 1620. So value of x will be 1620, but we need to find out value of x by 2. हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? x by 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चे। अगर x की वैल्यू 1620 है, 1620 है, 1620 है, बट आपको x बट्टा 2 निकालना है, तो x बट्टा 2 जब करिएगा तो कितना बन जाएगा? 1620 बट्टे 2, 2 से जब आप इसको कट कर दीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा? 810। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई जो है यही करेक्ट आंसर है। सो आप क्या बोलेंगे? 810 इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये सारे क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए एटलीस्ट जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि आप पूरी डिटेल में अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, बट जितना करवा रहा हूं इस पैटर्न के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन करके जाइएगा। और जो करवा रहा हूं इसको तो अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना ही जाना। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आ जाए तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? ओके, नाउ come to this question. You can see this question is from time and work, I think. Yes, this is the question of time and work topic. Everyone knows that. Okay, so now what is the question? मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। 5 men and 8 women can complete a work in 12 days, ठीक है। 16 men and 6 women can complete the work in 8 days, okay. If ratio of efficiency of a man to a child is 2:1, then find the number of days taken by 24 children to complete the same work, okay. और ऑलराइट, क्वेश्चन हिंदी में देख लीजिए। 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है, तो 24 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, आपको ये निकालना है। ओके, देखो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हो, मेंस का क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम इजी लेवल की कैटेगरी में रखेंगे मेंस के हिसाब से। समझ पा रहे हैं? चलिए तो देखिए, तो क्या करना है हमें। सबसे पहले आप जानते हो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है हमें क्या करना होता है। मान लो मैन और वीमेन की बात हो रही है। मैन और वीमेन जब किसी काम को करेंगे, तो एक मैन किसी काम को करेंगे तो डेली बेसिस पे कुछ तो काम हो रहा होगा। मान लो एक दिन में कोई मैन कुछ काम कर रहा हो, वीमेन का एक दिन का काम कुछ और होगा। तो डेली बेसिस पे जो काम करते हो ना, उसी काम को बोला जाता है उनकी इफिशियंसी। आप उसको इफिशियंसी बोल सकते हो, या आप उसको उसकी स्पीड बोल सकते हो, या आप उसका यूनिट टाइम में किया गया काम बोल सकते हो। यहाँ पे डेज की बात हो रही तो यूनिट टाइम मतलब कि 1 डे का काम, 1 डे का काम, उसी को स्पीड बोलेंगे, या उसी को हम क्या बोलेंगे? इफिशियंसी बोलेंगे। ऑलराइट, सो नाउ you can see here 5 men and 8 women can complete a work in 12 days. So let's assume efficiency of man is m and efficiency of women is w. Okay, means a की efficiency को हमने a मान लिया और b की efficiency मैन की efficiency को m मान लेते हैं और women की efficiency को क्या मान लेते हैं बच्चे? w मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि मैन का एक दिन का काम कितना है? मैन का एक दिन का काम है मान लो m, और women का एक दिन का जो काम है, वीमेन का एक दिन का काम कितना मान लिया मैंने? W मान लिया। ओके, नाउ 5 men, सो नाउ टेल मी 5 men का एक दिन का काम कितना? मैन का एक मैन का एक दिन का काम m है, तो 5 men का एक दिन का काम कितना बनेगा? आप बोलोगे 5m। 8 वीमेन है, एक वीमेन का एक दिन का काम W है, तो 8 वीमेन का एक दिन का काम कितना बनेगा? 8W। तो 5 मैन का एक दिन का काम इतना, 8 वीमेन का एक दिन का काम इतना, इन दोनों का मिलकर के एक दिन का काम कितना? 5m + 8W। आपने बोला सर बिल्कुल सही है ना। और ये जब 5 men and 8 women can complete a work in 12 days, देखो एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो 12 दिन में कितना काम होगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 दिन का काम, और 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क, ये टोटल वर्क भी हो गया। अगर आपसे टोटल वर्क पूछा जाए और m और अगर w पता हो, इसमें रख दोगे तो यही जो वैल्यू आएंगी दैट विल बी द टोटल वर्क। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, 16 men and 6 women can complete the work in 8 days। इसी तरह से सेम इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 मैन तो 16 मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16m प्लस 6 वीमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6w। तो ये एक दिन का काम हो गया, और ये जब काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, 8 डेज में, है ना। 16 men and 6 women can complete the work in 8 days, so we'll put here 8। now see, this is the total work, correct, and this is also the total work, that means both are the same work। if both are the same work, that means this value and this value will be equal, so we can put here the sign of equal। now we can solve it, and after solving this we'll get the value of m and w, means we'll get the efficiency of man and efficiency of women, clear। so now solve it। so 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 से काट दिया, 2 से काट दिया, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 16 2 जा 32। तो देखो अब एक ही बार में दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन में आपको पता है ये 15m है प्लस में और इधर 32m है प्लस में, तो ये दोनों एक साइड जाएंगे तो माइनस ही हो जाएंगे, तो 32 में से 15 जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 17m, क्लियर, इक्वल्स टू। अगर आपको नहीं समझे तो एक बार और लिख लेना मल्टीप्लाई करके, फिर आप दूसरे साइड लेकर के सब्ट्रैक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 24w है और यहाँ पे कितना है 12w, दोनों सेम साइन में है तो माइनस कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 12w, 24 में से 12 जाता है कितना 12w, क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो m बाई w की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर ये आ गया 12/17, यानी कि मैन का एक दिन का काम अगर 12 है तो वीमेन का एक दिन का काम कितना आ गया 17 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, है ना। नाराज तो नहीं हो, इतने दिन से लेक्चर नहीं चल रहा था, पूरे लास्ट तक देखा करो, सेशन को लाइक भी करना है ना, और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़िए। इफ द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ अ मैन टू अ चाइल्ड इज 2:1, मैन और चाइल्ड के इफिशियंसी का रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:1। मैन एंड चाइल्ड के इफिशियंसी का रेशियो आपको गिवन है और ये कितना दिया हुआ है आपका 2:1। तो बच्चे आप मुझे ये बता दीजिए कि मैन की इफिशियंसी m माने हो, वीमेन का w, चलो यहीं पे चाइल्ड का भी लिख दो, मान लो चाइल्ड की इफिशियंसी को मैंने मान लिया c, कितना मान लिया c मान लिया, तो चाइल्ड एंड किसका मैन और चाइल्ड की इफिशियंसी का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1, तो ये हो गया आपका 2:1। जबकि मैन का हमने निकाला है 12, यानी कि ये 2 की वैल्यू 12 है, 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 6 है, तो बच्चे ये 1 है, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर ये 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ये 6 तो आ ही जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 24 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क को करने में 24 चिल्ड्रन को कितना टाइम लगने वाला है। सेम वर्क मतलब जिस वर्क को ये लोग कर रहे थे, तो पहले सेम वर्क निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो ये सेम वर्क है क्या 5m + 8w × 12, या इसमें भी रख सकते हो वैल्यू, किसकी वैल्यू ऑलरेडी m और w आ चुका है, अब यहाँ पे रख दोगे तो आपको टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, रख दीजिए। तो अब आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना हो गया, tw लिख रहा हूँ मैं टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क देखो क्या है, ये है टोटल वर्क 5m + 8w × कितना 12, है ना। 3 मत लिख देना, ये काटा था हमने, हमें ओरिजिनल जो शुरू का वैल्यू था वो लिखना है, तो 12 लिखना है, 3 नहीं लिखना है। ओके, नाउ m की जगह पे रखो 12, तो कितना आ गया 5 × 12, ये कितना बनेगा 60 प्लस 8 × 17, 17 8 जा कितना होता है 136, 17 8 136, है ना। चलो 136 इंटू कितना 12, करो इसको एडिशन करो, तो ये 130 + 60 190 + 6, ये बन जाएगा 196 × 12, यानी कि बच्चे ये आ गया आपका टोटल वर्क, है ना। अब ये टोटल वर्क आ चुका है और इसी टोटल वर्क को किसको करना है, चाइल्ड को करना है, बच्चे को करना है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 24 चिल्ड्रेन, 24 चिल्ड्रेन अगर इस काम को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे ये पूछा जा रहा है। तो देखो ना टाइम कितना लग जाएगा, किस काम को करना है, तो इस काम को करना है। काम कितना है 196/12, और इस काम को कौन करने वाला है, इस काम को करने वाला है 24 चिल्ड्रेन। बच्चे जब भी टाइम निकालते हो ना, देखो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हो ना, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम कैसे निकालते हो, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ पे कंसीडर करो डिस्टेंस कवर करना, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस मतलब यहाँ पे काम, और स्पीड मतलब इफिशियंसी। तो जब भी टाइम निकालना होता है तो काम जो काम करना है और उस काम को करने की स्पीड, नीचे में किससे डिवाइड करते हैं, स्पीड से। तो काम कितना करना है 196 × 12, और नीचे में क्या आ जाएगा, जो इस काम को करने वाला है उसकी स्पीड। अब इस काम को कौन करने वाला है, इस काम को करने वाले हैं 24 चिल्ड्रन, तो 24 चिल्ड्रन के काम करने की स्पीड, तो 24 चिल्ड्रन की स्पीड कितनी हो जाएंगी, एक चिल्ड्रन की स्पीड है 6,
एक चिल्ड्रन की स्पीड कितनी है 6, तो 24 चिल्ड्रन की स्पीड कितनी हो जाएंगी 24 इंटू 6, तो बच्चे 24 इंटू 6 से हमने डिवाइड कर दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 12 से जाएगा 12 2 जा, और आप इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 से कट कर दीजिए, जो 2 से जाएगा 2 9 18, 2 8 16, और कितना हो जाएगा 2 से फिर जाएगा 2 से 29 और 2 से 3, तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 29/3, यानी कि कितना टाइम लगने वाला है 29/3 डेज का टाइम लगने वाला है। हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए? 29/3 कितना आ गया? कुछ गड़बड़ हो गया, रुको, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया। टोटल वर्क ये सही किए हो ना, 12 5 m कितना है 12, तो 12 25 60 और 17 8 136, 17 9 153, ठीक है, 136 और 60, 196 इंटू 12, ये तो सही है ना, क्या दिक्कत है, 196 इंटू 12, और चिल्ड्रन 2 यूनिट की वैल्यू 12 थी, 1 यूनिट 6, तो इसका 6 है, तो ठीक तो है। और 24 चिल्ड्रन की बात हो रही थी, तो 24 इंटू 6 हो गया, 12 दूना 24, और 6 से करोगे 6 2 से कट कर दिया हमने, 2 9 18, 1 और 6 2 8 16, और फिर ये जाएगा 2 से, तो ये अरे सॉरी 2 से जाएगा तो ये कितना 49, और ये 3 49/3 हो रहा था, आई एम वेरी सॉरी, तो कितना हो गया 16:1/3 डेज, 16:1/3 डेज, ये हमारा करेक्ट आंसर आया। आई एम वेरी सॉरी, इट्स फॉर माई मिस्टेक, ये हमने यहाँ पे 23 मल्टीप्लिकेशन करने में गलत कर दिया था। चलिए, तो बच्चे मुझे लगता है आप ये समझ पाए होंगे, और समझ ही नहीं पाए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। तो इसी बात पे एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दो, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, है ना, कमेंट चाहिए मुझे, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, ये है आपके ट्रेन का क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपने पढ़ा ही होगा ना, तो उसमें जो ट्रेन है, ट्रेन का क्वेश्चन देखिए, समझते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के मेंस के एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क में। और ट्रेन ऑफ अ लेंथ x + 250 मीटर क्रॉसेस अ पोल इन 32.5 सेकेंड, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 km/h, ट्रेन की स्पीड दी गई है 72 km/h, ओके। आगे पढ़ो, इफ लेंथ ऑफ अ ब्रिज इज x - 60 मीटर, अब देखो ब्रिज की लेंथ दी गई है, लेकिन ये भी वेरिएबल के टर्म में है, and train increased its speed by 25%, then find the time taken by the train to cross the bridge। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ट्रेन को कितना टाइम लगेगा किसको क्रॉस करने में, उस ब्रिज को क्रॉस करने में, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में दिया है, हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ के मैंने हिंदी में समझा ही दिया, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, तो इसी चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, जब भी अरिथमेटिक सेक्शन सॉल्व करते हो ना, तो हमेशा डेटा पे ध्यान दो, नंबर पे ध्यान दो। जो नंबर दिया है उसका कुछ तो यूज है, इसलिए आपको दिया गया है, उस नंबर को पकड़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं आप, है ना। क्वेश्चन ना भी समझ में है ना, नंबर से भी आप चीजें समझ सकते हैं कि नंबर दिया तो इसका क्या यूज हो सकता है, क्या निकालना है, इसके ऊपर फोकस करके आप आगे की तरफ बढ़ना चालू कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर सकते हैं। कभी भी वेरिएबल वगैरह दिया गया है, इसको देख करके आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गए। जहां पे वेरिएबल है आप उसको क्वेश्चन मार्क समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आ जाइए, देखिए सबसे पहले लेंथ दिया है x + 250 मीटर, और आपको यहाँ पे टाइम भी दिया है, स्पीड भी दिया है, ये दोनों तो आपको ऑलरेडी नंबर के फॉर्म में है, डिस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में है, x + 250। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बताओ डिस्टेंस कैसे निकालते हो? आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। लेकिन ट्रेन के केस में, जब ट्रेन किसी पोल को पास करती हैं, वेन एवर अ ट्रेन क्रॉसेस एनी पोल, दैट टाइम हाउ डू वी कैलकुलेट डिस्टेंस? दैट टाइम डिस्टेंस बिकम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर ट्रेन किसी पोल को पास करती है, उस समय डिस्टेंस क्या होता है? ट्रेन की लेंथ हो जाती है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? x + 250। और जब भी ट्रेन किसी पोल को पास करती है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो? जो ट्रेन की स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ट्रेन को जितना टाइम लगा उस पोल को पास करने में, ओके। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दी गई है x + 250, मीन्स दिस इज द डिस्टेंस। So this distance equals to speed into time. What is the speed of the train? This is 72 km/h. So 72 into what is the time? Time is 32.5 seconds. बच्चे ये 32.5 seconds है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 65 का हाफ है क्या ये? क्या ये 65 का आधा है? 65 का हाफ है? आप बोलेंगे है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 65/2।
कितना लिख दिया 65/2। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर जो डिस्टेंस मैंने यूज किया हुआ है, मैंने नहीं मीन्स जो क्वेश्चन में दिया था ये मीटर में दिया हुआ है, किसमें, मीटर में। और इधर जो ये आपने स्पीड यूज किया है ना, इसमें जो डिस्टेंस का यूनिट है ये किलोमीटर में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का जो कॉमन यूनिट है उसको सेम बनाना पड़ेगा, है ना। दोनों साइड में डिस्टेंस है, इधर मीटर में इधर किलोमीटर, तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जनरली ध्यान रखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड जो होगा ना उसको हमेशा किलोमीटर पर आवर होगा, और अगर डिस्टेंस मीटर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अब ये मीटर में आ चुका है ना, अब कर लीजिए यहाँ पे 18 से चला जाएगा 18 4 जा, ये 2 से चला जाएगा आपका 2 2 जा, है ना। अब बता दीजिए यहाँ से x प्लस 250 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आप बोलोगे सर 5 2 जा 10, 10 इंटू 65, ये बना आपका 650। तो अब बता दो मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई, 650 में से 250 चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 400। यानी कि हमने ये समझ लिया कि x कितना है, 400 है। कितना इजी वे में आपने कैलकुलेट कर लिया, बताओ कुछ डिफिकल्ट है क्या। अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से समझा है ना तो क्वेश्चन का बस लेंथ बड़ा हो जाता है, बाकी चीजें नहीं, आप आराम से सॉल्व करते हुए आप आगे जा सकते हो, है ना। क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 400। आगे देखो क्या लिखा है, इफ लेंथ ऑफ अ ब्रिज इज x माइनस 60 मीटर एंड ट्रेन इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 25%, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। अभी देखो, अभी क्या निकालना है, टाइम। अभी टाइम निकालना है किसका, ट्रेन का, लेकिन कब, जब ट्रेन उस ब्रिज को पास करती है, जब ट्रेन ब्रिज को पास करती है। बच्चे जब ट्रेन किसी ब्रिज को पास करती है उस समय जो डिस्टेंस होता है ना, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों हो जाती है, क्योंकि ट्रेन ब्रिज को पास करने वाली, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, खुद का लेंथ प्लस जिस चीज को पास कर रही है उसका लेंथ, तो इसलिए दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए पहले यहाँ पे देख लो, x तो हमें ऑलरेडी पता हो चुका है, तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो गई, x माइनस 60, तो x 400 है, तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो गई, ब्रिज की लेंथ, लेंथ ऑफ ब्रिज मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, L मीन्स लेंथ, B मतलब ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी है, x माइनस 60, तो x कितना है 400, 400 माइनस 60, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे 340, तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई, 340 मीटर, है ना। अच्छा, अभी देखो ट्रेन की स्पीड के बारे में बोला गया है, ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ जाती है, 25%। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, अभी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, S मतलब स्पीड, T मतलब ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 25% बढ़ गई। अब देखो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 72 ये पहले की स्पीड है, लेकिन अब ये बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, इसका 25%। बताओ इसका 25% मतलब क्या, 25% की वैल्यू होती है 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि इसमें 18 ऐड हो जाएगा, यानी कि अब ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 72 प्लस 18, ये बन जाएगा बच्चे 90, यानी कि अब ट्रेन की स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से इस ब्रिज को पास करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हो, टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई थी, x प्लस 250, बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी है, x प्लस 250, तो बताओ ना, लेंथ ऑफ ट्रेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन x प्लस 250, x कितना है 400 प्लस कितना 250, तो अब ये कितना बन गया आपका 650, तो ट्रेन की लेंथ है 650 और ब्रिज की लेंथ है 340, तो बताओ ना ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ 650 प्लस 340 कितना, 600 और 300 900, 50 40 90, तो ये कितना हो जाएगा 990, यानी कि ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ मिलकर के हो गई 990, और ये मीटर में है ध्यान रखिएगा, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया यहाँ पे 90। अब देखो यहाँ पे ये मीटर है, नीचे फिर से किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमें यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 करना पड़ेगा, 5/18, 18 जैसे ही नीचे करोगे तो 18 ऊपर आ जाएगा, ये उल्टा होकर के। अब कर लीजिए यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं 0 से ये 0 आपका कट जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल कट जाएगा। 9 से चला जाएगा कितनी बार में, 11 बार में, अरे है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 180/5, ठीक है ना। तो चलो कितनी हो गई वैल्यू, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 180 और 18 198 डिवाइडेड बाई कितना 5 से डिवाइड करो इसको, तो कितना बन जाएगा, 5 या 15, तो 4 8, 5 9 45, 3 और 6, 5 6 या 30, यानी कि ये कितना आ गया 39.6 सेकेंड। सो बच्चे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39.6 सेकेंड इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप सभी लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आराम आराम से मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सेशन लेता हूँ मेरा मेन मोटो यही होता है कि आपको समझाना, आपको सिखाना। ठीक है, आपको सॉल्व फास्ट करिएगा एग्जाम में। अगर जो बच्चे को स्लो लग रहा होगा फटाफट आप इसको स्पीड इंक्रीज करके देख लेना, है ना। आपके पास ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, घटा के देख सकते हैं, नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अगर आपको लगे कि चीज़ें स्लो हो रही हैं आप बढ़ा करके स्पीड देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन जो है ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। मुझे लगता है पार्टनरशिप आप सबने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पार्टनरशिप से, तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले एक बार मैं आज क्वेश्चन अभी हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। ए और बी ने क्रमशः ₹6000 और ₹X, देखो 6000 तो दिया है लेकिन X के बारे में नहीं पता, X लिखा हुआ डायरेक्टली, X का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 6 महीने बाद B ने व्यवसाय छोड़ दिया और C B के निवेश का 66:2/3% निवेश करके व्यवसाय में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹13,000 में से C को 2800 का लाभ प्राप्त हुआ, तो X का मान ज्ञात करें। X की वैल्यू आपको निकालना है, X कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए तो X कितना होगा ये निकालना है। तो आप जानते हैं पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे प्रॉफिट को आप बांटते हो आपस में। तो प्रॉफिट इज ऑलवेज डिवाइडेड कैसे, इनटू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में हमेशा प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए बिजनेस में लगा हुआ है उसका प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अलग अलग केसेस बन जाते हैं इसमें, लेकिन चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी की बात हो रही है, तो पहले तो मैंने ए और बी को लिख दिया, जो दिया है पहले ले लिया हमने। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹6000। ए ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, ए ने इन्वेस्ट किया हुआ 6000 रुपए, एंड बी ने कितना किया हुआ है, X रुपए। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, X रुपए। मुझे लगता है देख पा रहे होंगे आप। चलिए, आफ्टर 6 मंथ्स बी लेफ्ट द बिजनेस। 6 महीने के बाद बी ने बिजनेस छोड़ दिया। बच्चे, बी ने 6 महीने के बाद छोड़ दिया, तो मुझे बताओ बी कितने टाइम तक बिजनेस में रहा, 6 महीने तक रहा। तो जितने टाइम तक ये पैसा बिजनेस में है उसी टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। And C joined, B left the business. After 6 months, B left the business and C joined with इतना % इन्वेस्टमेंट ऑफ B। और देखो ध्यान रखना, ये एक ही स्टेटमेंट है कि 6 महीने के बाद B ने छोड़ा और C ने ज्वाइन किया। मतलब यहां से हम क्या बोल पा रहे हैं कि C भी 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। तो C ज्वाइन करता है 6 महीने के बाद, कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, इतना % इन्वेस्टमेंट ऑफ B। B ने जितना इन्वेस्ट किया था उसका इतना %। अब आप बोलेंगे सर इतने % की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखिएगा बच्चे तो 33:1/3% का डबल है ये। 33:1/3% की वैल्यू होती है 1/3, ये इसका डबल है, यानी कि 2/3 इसकी वैल्यू हो गई। यानी कि C ने कितना पैसा लगाया है, B ने जितना लगाया था उसका 2/3। तो B ने X रुपए लगाए थे, यानी कि C ने कितना पैसा लगा दिया, 2/3X पैसा C ने लगाया। कब लगाया, 6 महीने के बाद लगाया, यानी कि C का पैसा रहा कितने टाइम तक, तो अगले 6 महीने तक रहा। कितने टाइम तक, अगले 6 महीने तक। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे कैसे समझा अगले 6 साल तक, तो लिखा है एट द एंड ऑफ अ ईयर, यानी कि पूरे 1 ईयर की बात हो रही है। तो 1 ईयर की बात हो रही, तो इस 1 ईयर में ही किसका पैसा कितने टाइम तक रहा वही हमें देखना है। तो अगर ये 6 महीने के बाद आया था तो अगले 6 महीने तक ही ये बिजनेस में रहा। ओके, नाउ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय C इज ₹2800। अच्छा, C ने कितना प्रॉफिट रिसीव किया, 2800। अब मुझे ये बता दो, A के बारे में ऐसा कुछ दिया था क्या कि A ने आगे जाकर के छोड़ दिया, या ऐसा कुछ नहीं दिया था। इसका मतलब जब प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था 1 साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, उस समय तक A का पैसा था, यानी कि A का पैसा पूरे के पूरे 12 महीने तक था, यानी कि 1 साल तक था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा टाइम को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके ही मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो बच्चे ये जो आया ना, यही उनका प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब आप क्या करिए, पहले इसको आपस में इसका ये कैंसिल कर दीजिए। अगर ये कैंसिल होने वाला है तो आप देख सकते हैं 6 से कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। और किससे करोगे कैंसिल, होगा क्या, आप बोलोगे सर अब नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। अच्छा अब एक काम करो, ये नीचे में 3 है तो 3 हटा देते हैं। 3 को हटाने के लिए क्या करोगे,
3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो रेशियो है तो रेशियो है तो रेशियो में सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसी वैल्यू हो गई। अब बताओ ये कितना हो गया, 3 2 6 इंटू 6000, तो ये बन गया आपका 36,000। ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 3x, और ये कितना बन गया, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2x, है ना। यानी कि ABC यानी कि जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को इस रेशियो में आपको आपस में बांट देना है। आपने बोला बिल्कुल सही, प्रॉफिट इस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा था एट द एंड ऑफ अ ईयर द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सी की बात हो रही है। अब मान लो अगर मुझे ये इस रेशियो में सी को प्रॉफिट देना था, तो सी का प्रॉफिट कितना होगा बताओ। आप बोलोगे सर सी का शेयर है 2x, तो 2x हो जाएगा। 2x अपॉन कैसे निकालते हो, पूरे को ऐड कर देते हो, पूरे को ऐड कर देते हो तो 2x प्लस 3x 5x, तो ये बनेगा 5x प्लस कितना 1000 इनटू जिस प्रॉफिट को बांटना है, टोटल प्रॉफिट कितना था 13,000 था, तो 13,000 को बांटना है तो 13,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कितना प्रॉफिट हो जाता है सी को 2800, तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2800 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे ये 2800 है, 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल कट जाएगा, और अगर ये कट जाएगा तो अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या कर दोगे। अच्छा और भी कटेगा, देखो ये 2 से इसको हम 28 को कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, और ये 2 से चला जाएगा 14 टाइम्स, बिल्कुल चला जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 130x, कितना हो गया ये, और कटेगा क्या, काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं आपस में, 2 से चला जाएगा 130 है ना, तो 2 ही से जाएगा, 2 से कट कर दो, 2 छक 12, 2 पचे 10, और ये कितना हो गया 2 सते 14, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब नहीं कटने वाला है तो ये आ जाएगा इधर, ये 65 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 65x इक्वल्स टू, ये देखो 7 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 को 5x से करोगे तो ये बनेगा 35x, प्लस 7 को इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि मुझे पता है x एक साइड आएगा तो काटने में इजी रहेगा, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 36,000। अब ये 35x को इधर लाओगे, 65x में से 35x जाएगा, मतलब कितना हो गया 60 में से 30 जाएगा 30x, तो 30x की वैल्यू कितनी हो गई वैल्यू बच्चे, ये हो गई 7 इंटू कितना 36,000। अब आप देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, और ये 3 से आप इसको कट कर दीजिएगा, 3 से जाएगा 12 बार में 1200 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएंगी 7 इंटू 1200, ये आ जाएगा आपका 8400। x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 8400, और मुझे लगता है आपसे x ही पूछा गया था और x 8400 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, ठीक है। बढ़े आगे, साथ ही साथ सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यही आपका लाइक और कमेंट मोटिवेशन देता है हमें आपके लिए सेशन लाने के लिए। हालांकि मैं नहीं ला रहा था कुछ टाइम से, मैंने पहले ही बता दिया, कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन बोट्स एंड स्ट्रीम का, टाइम एंड डिस्टेंस में बोट्स एंड स्ट्रीम टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसका क्वेश्चन है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, हायर प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। चलिए तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। द टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर d + 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 20 hours. ओके, if speed of boat is 15 km/h in still water and speed of stream is 40% less than speed of boat, okay, then find the value of d. तो आपसे d का वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे d पूछा जा रहा है कि d कितना होगा, ठीक है बच्चे। चलिए तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया है देख लीजिए। जब बोट्स एंड स्ट्रीम पढ़ाता हूँ तो बेसिकली कुछ इंडिकेशंस है, कुछ नोटेशंस है जो मैं फिक्स करके रखता हूँ। जैसे अगर मैं x इक्वल्स टू समथिंग लिखता हूँ तो वो होता है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, y इक्वल्स टू समथिंग लिखता हूँ तो वो होता है स्ट्रीम की स्पीड, है ना। डाउन स्ट्रीम की स्पीड लिखना है तो हम d से इंडिकेट करते हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड लिखना है तो हम u से इंडिकेट करते हैं। डाउन स्ट्रीम की स्पीड का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में बोट की स्पीड, तो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उस डायरेक्शन में अगर बोट चलती है तो उसको डाउनस्ट्रीम की स्पीड बोलते हैं, और ये होता है x + y। जिस डायरेक्शन में नदी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बोट से जा रहे हो, शिप है या कोई भी चीज़ है, तो उसको बोलते हो अपस्ट्रीम की स्पीड, जो कि होता है x - y। इतनी सी बात आप समझ पाएं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में दी गई है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू गिवन है, ये कितना है आपका 15 km/h, है ना। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट मीन्स मैंने अभी आपको बताया y कितना दिया हुआ है 40% लेस देन स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड से 40% कम, तो इसका 40% कम कर दो, इसका 40% निकालोगे तो ये बन जाएगा 6, 10% की वैल्यू 1.5, तो 40% 1.5 × 4 6,
यानी कि इसमें से 6 कम कर दोगे, 15 में से 6 कम करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएंगे 9 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे x बना 15 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अब देखो तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएंगी, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होता है x प्लस वाई, तो 15 प्लस 9 डाउनस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कब यूज करोगे, जब आप नदी के डायरेक्शन में जाओगे, है ना। और अपस्ट्रीम की स्पीड u कितना होता है x माइनस वाई, तो 15 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये वाली स्पीड कब यूज किया जाता है, जब आप नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो हो रही है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाओगे तो ये वाली स्पीड लेना पड़ता है। ओके, नाउ अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या दिया था, टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर d प्लस 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। यानी कि इतना डिस्टेंस आप डाउनस्ट्रीम में भी जा रहे हो और इतना ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में भी जा रहे हो, तो आपको 20 घंटे का टाइम लगता है। टाइम कैसे निकालते हो, टाइम निकालते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखो d प्लस 25। मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखिए डिस्टेंस कितना है d प्लस 25, तो इस डिस्टेंस को एक बार जाते हो आप डाउनस्ट्रीम के डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगा, टाइम कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, एक बार डाउनस्ट्रीम की स्पीड 24 प्लस सेम डिस्टेंस यानी कि d प्लस 25, ये अपस्ट्रीम में जाते हो तो उस समय अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएंगे 6। तो ये टाइम और ये टाइम, ये दोनों टाइम मिला करके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको टाइम लग जाता है कितनी देर का, 20 घंटे का। कितना, 20 ईयर्स। तो आप इसको इक्वेट कर दीजिएगा 20 से। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 24 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया d प्लस 25 प्लस 6, 4 जा 4 टाइम जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये बनेगा 4d प्लस कितना 100 इक्वल्स टू कितना 20। अरे है ना। चलो अब देखो यहाँ पे 4d प्लस d कितना आ गया, ये 5d और 100 प्लस 25 प्लस 125, 5d प्लस 125 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 24 2 जा 48, यानी कि ये बन गया 480। तो 5d कितना हो जाएगा बच्चे, 480 में से 125 को घटा दीजिए, उधर जाएगा तो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, और ये 4 में से गया कितना 3, तो 5 से कट कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 1 जा 5, यानी कि d कितना आ गया, तो d आ गया आपका 71 क्या किलोमीटर। किलोमीटर के फॉर्म में ही था ना, d प्लस 25 किलोमीटर, तो d कितना आ गया 71 किलोमीटर। हमें क्वेश्चन में d ही निकालने के लिए बोला गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आशा करता हूँ बच्चे आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को, इन चीज़ों को, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा देखने में बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी मेंस के हिसाब से स्किप करने के लायक क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ पे। A and B entered into a business and money invested by A is 20% less than B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके चलो, तो अभी क्या करोगे, देखो जब भी बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो पूरा एक ही बार, मैं तो पढ़ दे रहा हूँ, एक बार पढ़ के आपको बता रहा हूँ, लेकिन तरीका यही होगा कि पढ़ते जाइए और जो जो चीज़ें समझ में आता जा रहा है पहले उसको लिखते जाइए, समझ गए। नहीं तो क्या होगा ना कि एक ही बार पढ़ते चले जाओगे, लास्ट तक फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो डेटा हम क्या कर सकते हैं, लिखते भी जा सकते हैं साथ ही साथ, ताकि अगर कुछ काम की चीज़ है तो वहाँ से हम उसका निकालते भी जाएंगे उस वैल्यू को। तो उसने लिखा था A and B entered into a partnership। तो पहले तो A और B दो लोगों की बात हो रही है, A और B है, इन्होंने किसी पार्टनरशिप में एंटर किया और A ने इन्वेस्ट किया 20% लेस देन B। अच्छा 20% लेस, 20% की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 20% होता है 1/5। तो A ने 20% कम इन्वेस्ट किया है B से, यानी कि अगर मैं B के इन्वेस्टमेंट को 5 मान लूँ तो A का इन्वेस्टमेंट 5 का 20%, एक कम होगा, यानी कि A का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि A और B के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। आपने बोला सर यहाँ तक बिल्कुल भी क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देखिए आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद C ज्वाइन करता है। आफ्टर 4 मंथ्स C ज्वाइन द बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ A% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ A, while B left business after 2 more months। ध्यान दीजिएगा, 2 more months दिया है, 2 months नहीं दिया है, 2 more मतलब और उसके 2 महीने के बाद। किसके 2 महीने के बाद,
सी के ज्वाइन करने के 2 महीने के बाद। तो सी ने कब ज्वाइन किया हुआ था? आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइन, यानी कि ये 6 मंथ्स की बात हो रही है। चलिए तो पहले हम सी का पहले खेल खत्म कर देते हैं। सी यहाँ पे आ जाता है। सी जो है 4 मंथ्स के बाद सी ज्वाइन करता है विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ A% मोर। देखो कितना परसेंट ज़्यादा? A% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी भी वैल्यू को A% ज़्यादा मतलब जो भी अमाउंट है उसको A% बढ़ा देना है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि अगर आपको एक वैल्यू दी गई है K, मैंने बोला इस K को A% बढ़ाओ, K को A% बढ़ाओ तो कितना होगा? जिसको बढ़ाना है ना उसको लिख दो पहले, और A% बढ़ाना है तो 100 में A को ऐड कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है। यही मतलब हो गया। K को A% से बढ़ाने का मतलब हो गया K जिसको बढ़ाना है उसको लिख दिया और इंटू 100 प्लस A/100। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, जस्ट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे आप यूज कर सकते हो। तो आप बताओ यहाँ पे क्या करना था? आफ्टर 4 months सी ज्वाइन द बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ A% मोर देन दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ A। तो A का इन्वेस्टमेंट कितना था? 4 था। तो 4 से कितना A% ज्यादा, तो 4 को A% बढ़ाना है तो 4 इंटू कितना? 100 प्लस A अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यही सी का इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने बोला सर बिल्कुल सही, ये किसका हो गया? सी का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन ये कब ज्वाइन किया था? 4 महीने के बाद। तो बताओ ये 4 महीने के बाद ज्वाइन किया तो इसका पैसा रहेगा कितने टाइम तक? 8 महीने तक। कितने टाइम तक रहेगा? 8 मंथ्स तक। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, इतना परसेंट कम है। आफ्टर 4 मंथ्स सी ज्वाइन, 4 महीने के बाद ज्वाइन किया तो रहेगा 8 महीने तक with an investment A% more than the investment of A, while B left business after 2 more months। यानी कि B ने 2 महीने और 2 महीने और लिए, इस C के ज्वाइन करने के 2 महीने और लिए उसने, यानी कि ये रहा 6 महीने तक। तो 6 महीने के बाद छोड़ दिया, तो 6 महीने के बाद छोड़ेगा तो अगले 6 महीने तक, मतलब 6 महीने के बाद छोड़ा तो इसका पैसा 6 महीने तक रहा बिजनेस में। तो इसलिए हमने इसके टाइम को, इसके इन्वेस्टमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे क्लियर है क्या? आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ सी एंड बी। अच्छा, और ए की बात कर ले तो ए के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ए का पैसा तो पूरे 12 मंथ्स के लिए रहेगा। ए के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि ए शुरू से लेकर के लास्ट तक रहता है बच्चे। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक रहा? 12 मंथ्स तक रहा। तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? इसको 12 से ही आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है आप यहां तक बात समझ पाए होंगे। आ जाइए आगे, आ जाइए। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ सी एंड बी आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर, देखो 1 साल 1 ईयर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे ये 12 ले रहा हूँ, ध्यान रखना आपको। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ सी एंड बी आफ्टर 1 ईयर इज टाइम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। फाइंड विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो देखो, कुछ बच्चे को तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा। देखो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसकी जगह पे क्या आएगा ये हमें नहीं पता, तो इसने बोला फिल इन द ब्लैंक्स। और एक वैल्यू आपको दिया हुआ ए, जो क्वेश्चन में था ना A%, तो एक ए है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस ए की जगह पे क्या आएगा और इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा। ए की वैल्यू क्या होंगी और इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। लेकिन पहले ए और फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में ए देखा जाएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक देखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू ही जा करके सॉल्व करेंगे, ऐसे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब आ जाइए। तो ये हमें यहां तक पता है फिलहाल। अगर आप चाहो तो या ठीक है रहने दो, अभी फिलहाल रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो। ऑप्शन से चलो, पहला ऑप्शन क्या दिया? 25 5/4। अब ऑप्शन में ए दिया हुआ, पहले 25 किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। तो ए की जगह पे पहले 25 रखो, ए की जगह पे रख के देखो 25। ठीक है, ध्यान से समझिए पहले। तो अगर हम ए की जगह पे 25 रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कितना है आपका? ए कितना है? 4 × 12। बी कितना है आपका? 5 × 6। और ये सी कितना हो गया? ये 4 तो है ही। ए की जगह पे 25 रखो तो 100 + 25, ये बन जाएगा 125 अपॉन कितना? 100 इंटू कितना? 8, है ना। अब एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व अगर करेंगे तो ये 25 5 जा, 25 4 जा, ये 4 से 4 आपस में कट गया। ठीक है, और 4 सब में है क्या? नहीं है। 4 सब में तो नहीं है, 2 है क्या? 4 इसमें नहीं, 2 से कट कर दीजिए, 2 2 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा, और ये हो जाएगा 2 4 जा। तो ये कितना बना? देखो ये बन गया 12 2 जा 24, ये बन जाएगा 3 5 जा 15, और ये बन जाएगा 5 4 जा 20। यानी कि बच्चे ये आपका हो गया क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैंने ए की, अभी देखो मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन जब मैंने ए की जगह पे 25 रखा था, हमें ये वाली वैल्यू मिल गई।
अच्छा अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स। अब जब ये मिल गया है तो इसका यूज करके हम अपने आप पहले इसका इस डेटा से हम निकाल लेंगे इसकी जगह पे क्या आएगा। अब मुझे बताओ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे क्या पूछा गया था, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ सी एंड बी आफ्टर 1 ईयर। अभी ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ चुका है हमारा, है ना। तो देखो यहाँ पे ये ए है, बी है और ये सी है। उसने बोला डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ सी एंड बी, सी एंड बी का डिफरेंस, सी एंड बी का डिफरेंस कितना होगा, देखो सी 20 है और बी 15 है, तो सी एंड बी का डिफरेंस कितना आ गया 5। तो द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ सी एंड बी आफ्टर 1 ईयर इज, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ना थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, इस एक्स टाइम्स, तो ये जो है इक्वल है किसके इक्वल है, एक्स, एक्स टाइम्स किसका, एक्स टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी, प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। तो ए का प्रॉफिट 24 है और सी का प्रॉफिट 20 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 24 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। तो 5 बराबर x इंटू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये 4 इधर आ जाएगा तो 5/4, यानी कि बच्चे x की जगह पे, इस x मतलब इस ब्लैंक की जगह पे क्या आने वाला है 5/4 आने वाला है। तो जब मैंने a की जगह पे 25 रखा तो देखो ये जो ब्लैंक है उसकी जगह पे 5/4 आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगर ऑप्शन नंबर 1 से करेक्ट ऑप्शन आ गया तो बच्चे आपको ये बी सी डी ई को चेक करके आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे एक एक ऑप्शन ही दिए गए हैं तो कोई एक ही करेक्ट हो सकता है, तो डायरेक्टली हम बढ़ जाएंगे। अगर इससे ये सेटिस्फाई नहीं होता, अगर ये 5/4 ना आकर के कुछ और आता तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी ए की जगह पे 20 रख के चेक करते, 10 रख के चेक करते, तो इस तरह से सारे ऑप्शन को देखना पड़ता। समझ पाए? तो अगर आपका नसीब खराब होगा तो ऐसा हो सकता है कि सबसे लास्ट वाला आपको मिल रहा है ना, तो ये फटाफट करके देखना पड़ेगा। देखो पहले ही ऑप्शन से आ चुका है यहाँ पे, तो ये जरूरी नहीं पहले से ही आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप तरीका समझ गए कि क्या करना है। मेंस है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, उतना टाइम होता है आपके पास, तो कैलकुलेशन करोगे तो फटाफट करना, आराम से हो जाएगा। मुझे लगता है समझ पाए मैंने क्या बताया, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है लगभग मिक्सचर का। यस देखिए, अ मिक्सचर कंटेन्स y लीटर वाइन एंड 280 लीटर वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें वाइन कितना दिया हुआ है y लीटर। एक मिक्सचर है बच्चे जिसमें आपको बोला जा रहा है कि y लीटर क्या है, वाइन है। मैं लिखते जाता हूँ, वाइन की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। एक मिक्सचर है जिसमें y लीटर वाइन है, तो वाइन कितना है y लीटर, एंड वाटर कितना है 280 लीटर। वाटर कितना है 280 लीटर। घेर दो क्या, चलो ऐसे कर देता हूँ। तो y लीटर वाइन है और 280 लीटर क्या है, वाटर है। When 150 लीटर वाइन एडेड, वाइन कितना ऐड कर रहे हो 150 लीटर, आपने वाइन ऐड कर दिया 150 लीटर। When 150 लीटर वाइन एडेड एंड 80 लीटर वाटर ड्रॉन, मतलब निकाल लिया फ्रॉम द मिक्सचर, और आपने यहाँ से 80 लीटर वाटर निकाल लिया फ्रॉम द मिक्सचर। अच्छा चलो, तो जब आपने ऐसा किया कि 150 ऐड किया और 80 पानी निकाल लिया तो कितना बचा, वाइन कितना हो गया, अब वाइन हो गया टोटल आपका y प्लस 150, एंड वाटर कितना हो गया 280 में से 80, तो वाटर हो गया आपका कितना 200। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, 150 ठीक है यहाँ तक। द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर बिकम्स 3:1। तो अब ये जो वाइन आया और ये जो वाटर आया बच्चे, अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्वेश्चन में दिया है कि यही रेशियो कितना हो जाता है 3:1। ये रेशियो कितना बन गया, ये रेशियो बन गया 3:1, यानी कि ये वाइन एंड वाटर और ये वाइन एंड वाटर का रेशियो 3:1 बन गया। मतलब ये और ये रेशियो दोनों सेम है, मतलब ये प्रोपोर्शन में हो गए। और जब भी कोई दो वैल्यू प्रोपोर्शन में है, दो रेशियो प्रोपोर्शन में है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा y प्लस 150, और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 600। तो y की वैल्यू हो जाएंगी 600 में से 150 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 450। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 450। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ y माइनस 130। अब आपको रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, y माइनस 130। अब देखो y कितना है 450, तो 450 में से 130 आपको रेशियो निकालना है। 450 में से 130 को घटा दो, 450 में से 130 को घटा दो, कितना हो गया 400 में से 100 गया 300, और 50 में से 30 गया 20, यानी कि ये कितना बन गया 320। और इसका रेशियो निकालना किसके साथ, ऑफ वाइन, रेशियो ऑफ y माइनस 130 लीटर ऑफ वाइन टू किसके साथ, सम ऑफ 0.5y, किसके साथ, सम ऑफ 0.5y
एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर का इनिशियल क्वांटिटी कितना था, वाटर का इनिशियल क्वांटिटी कितना था 280, तो यानी कि 0.5 y प्लस 280, अब y आ गया है 450, तो 0.y कितना हो जाएगा 450 का आधा, यानी कि ये बन जाएगा, पहले मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 450, 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसका आधा, तो ये 225 प्लस 280 कितनी हो गई वैल्यू 200 200 400 500 80 और 20 कितना 500 505, यानी कि ये आ जाएगा आपका 505, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 400 505, यानी कि 320 और 505 का रेशियो निकालना है बच्चे, 320 और किसका 505 का रेशियो निकालना है, किससे कट जाएगा 5 से चला जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 6 जा 30, 5 4 जा और ये जाएगा 5 से 101, अब ये कटेगा 101 एक प्राइम नंबर है, तो ये बन गया रेशियो कितना आ गया 64:101, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा 64:101, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 64:101 विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे, एक इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें कुछ भी, आप आराम से इसको क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब ये देखो मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन आ चुका है, इसमें सिलेंडर वगैरह से रिलेटेड बात की जा रही है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है किसका सिलेंडर का, सिलेंडर को मैं CY लिख रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, रेडियस एंड हाइट, तो रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर CY मतलब सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 132 सेंटीमीटर क्यूब लेस देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम किसका सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बच्चे, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना होता है 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 16, तो 16 इंटू 16 इंटू एच कितना हो गया आपका 21, तो ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, हो गया क्या 7 से कट कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यही हो गई, आपने बोला बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। अब उसने क्या बोला था, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम किसका कोन का, कोन को मैं लिख रहा हूँ CO, या चलो कोन ही लिख देता हूँ, कोन का वॉल्यूम कितना है, देखो क्या लिखा हुआ, ए वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, कितना है कोन का वॉल्यूम 132 सेंटीमीटर क्यूब लेस, किससे लेस देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसका हाफ करो, हाफ इंटू कितना 22 इंटू कितना 16 इंटू 16 इंटू कितना 3, तो ये सिलेंडर के, तो कोन का वॉल्यूम कितना है 132 सेंटीमीटर क्यूब लेस देन द हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये किसका आया सिलेंडर का वॉल्यूम आया, और इसमें से कितना कम 132 कम, 132 सेंटीमीटर क्यूब कम, तो इसमें से हम 132 सॉल्व माइनस कर देंगे, इसको कट कर दीजिए, 2 से जाएगा ये 11, पहले इसको सॉल्व कर लो, 16 का स्क्वायर 256, 256 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इसकी वैल्यू 6 5 6 11, 5 2 7 1 8, ये आ गया 2816, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2800 का 3 गुना 8400 और 48, तो ये बन जाएगा बच्चे 8448, 8448 में से 132 जाएगा, घटा दीजिए 8 - 2 6 4 - 3 1 4 - 1 3, और ये आ गया 8316 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने कोन का वॉल्यूम निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, कोन का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 12.5% मोर देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब देखो यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन, कोन का जो हाइट है, हाइट किसका कोन, कोन का हाइट कितना है 12.5% ज्यादा, किससे रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस, तो सिलेंडर का रेडियस कितना है 16, 16 से कितना ज्यादा 12.5% ज्यादा, और बच्चे आप जानते हो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, यानी कि इसका 1/8 ज्यादा, इसका 1/8 निकालोगे तो कितना बनेगा 2, यानी कि 2 ज्यादा, तो 16 + 2 कितना हो गया 18, यानी कि कोन का हाइट कितना आ गया आपका 18 आ गया, ठीक है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, तो आपको निकालना क्या था, कोन का रेडियस निकालो। अब देखो कोन का वॉल्यूम ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कोन का वॉल्यूम आपके पास आ चुका है, कोन का हाइट आपको पता है, तो कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लगा दो। कैसे निकालते हो वॉल्यूम कोन का, तो कोन के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम जितना होता है कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई, पाई मीन्स कितना 22/7 इंटू आर, आर हमने निकालना ही है तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना हमने अभी निकाल लिया 18, और यही कोन का वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है कितना 8316, कितना आया हुआ बच्चे 8316। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व जब आप करिएगा तो मुझे बता दीजिए 6 3 9 8 1 9, देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 से काटो इसको, या पहले 9 से भी कट जाएगा, आपकी मर्जी जिससे काटना चाहे। ये 9 से भी जाएगा, 6 3 9, 9 से जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 से काट दोगे 9 9 जा 81 2 1, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36। अब देखो 11 से कट करो, 11 2 जा और 11 से जाएगा 11 8 जा 88, 11 4 जा, है ना। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 से कटेगा नहीं, 4 से काट दो, 2 दूना 4, 4 सॉरी मैं इसको 2 समझ रहा था, वेरी सॉरी, ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे गलती हो जाती है एग्जाम में, मैं इसको 2 समझने लगा था, ये 2 नहीं है, आर स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, अब देखो तो ये 2 और ये 2, तो 2 2 4 हो गया, 4 से इसको काट दोगे तो 21 बार में चला जाएगा, चला जाएगा। अब मुझे बताओ, अब देखो यहाँ पे तो ये 21 हो गया और ये कितना है 21 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये 21 यहाँ पे और ये 3 7 जा 21 यहाँ पे, तो आर स्क्वायर बराबर 21 इंटू 21, तो बच्चे आर कितना आ गया, डायरेक्टली 21 आ गया, तो आर कितना आ गया आपका 21 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 21 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो कोन का रेडियस जो आ गया, कोन का रेडियस कितना आ गया 21। आप देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का लेंथ बड़ा हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें पता है, फॉर्मूला ध्यान में है, अच्छे तरीके से आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इस धमाकेदार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन के लेंथ को देख करके डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹550। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस जानते हो ना, जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल परचेज करते हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। एंड मार्कअप बाय X% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है, जितने प्राइस पे खरीदते हो उस प्राइस पे कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लगा करके उस प्राइस को बढ़ा देते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। शॉपकीपर क्या करता है, जितने में आर्टिकल खरीदा है उसका प्राइस बढ़ा करके स्टिकर चिपका दिया, MRP लगा दिया, तो दैट इज द मार्क प्राइस। और जितने परसेंट से बढ़ाते हैं उसको मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं, है ना। द शॉपकीपर ऑल्सो अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%। शॉपकीपर 30% का डिस्काउंट भी देता है ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। और कितने परसेंट का प्रॉफिट अर्न करता है, 12% का। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल इज X + 450। अब देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया, समझ लो ये 2 पार्ट बना हुआ है, 2 क्वेश्चन है। अब ये क्या हो गया, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल इज X + 450, तो पहले वाले का यूज करके अगर X निकाल लोगे तो X + 450 ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसने बोला कि अगर उसको लॉस होता है 20% का इसके ऊपर तो सेलिंग प्राइस बताओ, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, एक रिलेशन होता है, डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसके लिए तरीका ही ध्यान रखो क्योंकि हमेशा यूजफुल होता है। एक रिलेशन लिख देता हूं, पहले इसको ध्यान रखिएगा। CP एंड MRP में एक रिलेशन होता है, CP एंड MRP, कॉस्ट प्राइस, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, MRP मीन्स मार्क प्राइस। CP एंड MRP में एक रिलेशन होता है, क्या होता है ये, 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। बच्चे ये CP एंड MRP का रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट % डिवाइडेड बाई क्या, 100 प्लस प्रॉफिट %। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि डिस्काउंट कितने का देता है, 30% का, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 12% का। तो यूज कर लो पहले, आप बताओ यहाँ पे, तो CP अपॉन MRP कितना हो जाएगा इसका यूज करते हुए। आप बोलोगे सर CP अपॉन MRP जो बना इक्वल्स टू डिस्काउंट कितने का है, 30%, तो 100 में से 30 घटाओगे तो ये बनेगा 70% डिवाइडेड बाई प्रॉफिट कितने का है आपका 12% का, तो ये कितना बन जाएगा आपका 112%। तो ये परसेंट से परसेंट आपने हटा दिया और ये किससे कट जाएगा, 14 से 14 5 जा 14 8 जा, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई। आपने बोला सर ये आ जाएगा 5/8, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 5 यूनिट है तो MRP कितना हो गया आपका 8 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया था कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 550 एंड मार्कअप बाई X% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस।
यानी कि x% ऊपर बढ़ा दिया गया है, मार्क प्राइस कितना है, x% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अब देखो ना, कॉस्ट प्राइस 5 है और MRP 8 है, तो आप यहां से नहीं निकाल सकते हो कि आपने कितना % बढ़ाया है कॉस्ट प्राइस को कि 8 आया है। आप बोलेंगे सर CP 5 था, MRP 8 है, तो हमने इसको 3 यूनिट बढ़ाया है। मैंने बोला 3 यूनिट नहीं चाहिए, कितना % बढ़ाए हो ये बताओ। तो 3 बढ़ाए हो, तो 3 इस 5 का कितना % है, तो आप बोलोगे सर 3/5 इंटू 100%। 1/5 होता है 20%, तो ये 3/5 है, यानी कि 60%। यानी कि बच्चे हमने यहाँ से क्लियरली ये समझ लिया कि x की वैल्यू कितनी, x% 60% के बराबर आ गया, मतलब x कितना है 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60। x% मतलब कि 60% से आपने इसको बढ़ाया हुआ है। कितने % से, 60% से आपने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी है, x% कितना है बेसिकली 60%, तो x कितना हो गया 60। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे x की जगह पे 60% मत रख देना, x% आया 60%, तो x 60 है। तो अब इसने क्या बोला था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल इज ₹x + 450। दूसरा आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, x + 450। तो कोई दूसरा आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है x + 450, x आ गया 60, 60 + 450, तो दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 450 + 60, यानी कि ये बन गया 510। दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 510। एंड शॉपकीपर सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, और शॉपकीपर को लॉस होता है 20% का। अरे 20% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसका 20% घटा दो ना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। 510 में खरीदे थे और इसका 20% कितना बनेगा 102। 102 का लॉस हो गया, यानी कि 102 रुपए कम में बेचा होगा। माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 10 - 2 8, 50 में से 10 गया 40, यानी कि आपने कितने में बेचा होगा उसको, आपने उसको 408 रुपीज़ में बेचा होगा, और 408 रुपीज़ में बेचा होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप ये CP और MRP का फॉर्मूला अगर शॉर्टकट यूज कर रहे थे तो दिस वाज द बेस्ट मेथड। अदरवाइज ये प्राइस लेकर के आप प्राइस बढ़ाते जाओ फिर डिस्काउंट करो, ये पूरा टाइम चला जाएगा, तो वैसे करने की जरूरत नहीं थी। ये वाला बेस्ट राइट अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका एजेस का क्वेश्चन, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस in this session. So see what is given in the question. So in this question it was given the ratio present age of P to that of Q is 5:7. All right, so let's start writing. While reading we'll start writing questions, so it will be easy for us to understand each and everything. So the ratio present age of P to that of Q. So let's assume, see, whenever we have to assume present age, will simply put the first letter of their name. If name is Ram, I'll assume the R as the present age of that person. If name is Shyam, we will assume S as the present age of that person. But here name is already P and Q, so we don't have to do anything. Simply we'll put present age as a P and Q, right? So ratio present age of P and Q. तो P का present age कितना हो जाएगा आपका P हो जाएगा, और Q का present age कितना हो गया Q हो गया, और इसका रेशियो आपको दिया हुआ है P and Q की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया था 5:7। आपने बोला सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एंड 6 years अगो द एज ऑफ R। अब देखो R की बात हो रही है, R अगर मैं क्यों लिखूँ ना तो आप समझ लेना ये R का प्रेजेंट एज है, लेकिन उसने क्या बोला द एज ऑफ R 6 years अगो, 6 साल पहले, तो मैं यहाँ पे -6 लिख दूंगा, इससे समझ में आएगा R की 6 साल पहले की बात हो रही है। तो एंड 6 years अगो द एज ऑफ R वॉज इक्वल, ये इक्वल था, किसके इक्वल था, एज ऑफ Q 4 years हेंस। Q का एज, अगर मैं केवल Q लिखूं तो ये Q का प्रेजेंट एज है, लेकिन अगर आगे जाना है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, यानी कि R की एज 6 साल पहले बराबर है, किसके बराबर है, Q की एज की, कब, 4 साल बाद। ठीक है, आगे देखिए, इफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ P आफ्टर 9 years, P की एज 9 साल के बाद, तो P की एज 9 साल के बाद +9 हो जाएंगे, तो डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ P आफ्टर 9 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ Q, और Q की प्रेजेंट एज, इनका जो डिफरेंस है कितना दिया हुआ है 7 years। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 years है, ये एक वैल्यू आपको दिया है कि इसकी वैल्यू कितनी है 7 years है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P, Q एंड R। P, Q एंड R का एवरेज निकालना है। तो बच्चे आप मुझे ये बताइए, हमने यहाँ पे देखा कि P एंड Q की एज का रेशियो 5:7 था, P एंड Q की एज का रेशियो 5:7 था, तो क्या मैं P की एज को 5x और Q की एज को 7x मान सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल मान सकते हैं।
तो अब बता दो, अगर p की एज 5x है तो 9 साल के बाद p की एज कितनी हो जाएंगी? आप बोलोगे सर इसमें 9 साल ऐड कर दो, यानी कि 9 साल के बाद p की एज हो जाएंगी 5x प्लस 9। आपने बोला सर क्यों लिख दिया? मैंने बोला कि p का अगर प्रेजेंट एज 5x है तो 9 साल के बाद p की एज 5x प्लस 9 नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। अच्छा, q की प्रेजेंट एज कितनी है? 7x, तो यहाँ पे 7x लिख दो। आपने बोला 7x प्लस 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में p का एज 9 साल के बाद है, लेकिन q के प्रेजेंट एज की ही बात की गई है, तो q का प्रेजेंट एज तो 7x है, और इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। सॉल्व करो, 5x में से 7x जाएगा -2x, और ये 9 इधर जाएगा तो ये -2, ये माइनस माइनस हट गया, 2 से ये कट जाएगा एक बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो अब हमें यहाँ से p की एज मिल गई। p की एज कितनी थी? 5x, 5 × 1, तो p का 5 ही हो गया, 5 साल, और q की एज है 7 × 1, q का कितना आ गया? 7 हो गया। r का निकाल लो, r की वैल्यू कितनी दी गई थी? देखो r का 6 साल पहले एज कितना था? q का एज 4 साल के बाद। बताओ q की एज 4 साल के बाद कितनी हो जाएंगी? q की प्रेजेंट एज कितनी है? 7, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 11, यानी कि r की एज 6 साल पहले कितनी थी? 11 थी। तो r की एज अगर 6 साल पहले 11 थी तो r की एज प्रेजेंट में कितनी हो जाएंगी? 6 ऐड कर दो, तो r की एज प्रेजेंट में हो गई 11 + 6 कितना? 17। आपने बोला सर बहुत बढ़िया, सारी चीजें क्लियर है। तो देखो p की प्रेजेंट एज 5 है, q की प्रेजेंट एज 7 है, और r की प्रेजेंट एज कितनी है? 17 है। तो हमें इनका एवरेज निकालना था, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ p, q एंड r। तो p, q एंड r की एज का एवरेज कैसे निकालते हो? तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है तीनों की एज को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना होता है। p की एज है 5, तो ये बन गया 5 + 7 प्लस कितना? प्लस कितना? 17। 5 + 7, 5 + 7 प्लस कितना? 17 डिवाइडेड बाई 3, 12 + 17 ये कितना होता है? 29, 29 डिवाइडेड बाई 3, तो यही इनका एवरेज हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 29/3 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है बच्चे आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं हुई होंगी। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो चीज़ें मैंने अभी बताया, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड कर दूंगा। ये रहा आपके सामने ये टेलीग्राम चैनल, आप इसको स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इस ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्सेज करनी हो, क्योंकि हमारी ऑफलाइन कोचिंग पुणे में चलती हैं, JM रोड शिवाजी नगर में हमारी क्लासेस हैं टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट करके। अगर कोई बच्चा आसपास में रहता हो और उसको ऑफलाइन क्लास करनी होंगी तो आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स करना होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस ऐप पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो फिर से मिलते हैं किसी और मजेदार सेशन में। फिर से अरिथमेटिक का अगला पार्ट में लेकर के आऊँगा, किसी और ईयर में पूछेगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।